पुरानी सीरीज के गम भुलाकर नई सीरीज के हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत के हैं संकेत, लेकिन कॉन्फिडेंस से कम। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और नई सीरीज की शुरुआत, कैसा रहेगा एक्शन, इस पर है हमारा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। फाइनली इट्स फ्राइडे और फाइनली फरवरी सीरीज हमारे पीछे है अनिल जी। खत्म हुई टेंशन। मतलब दिमाग के पीछे जरूर है, लेकिन वो मतलब दिमाग के आगे एटलीस्ट रेयर व्यू अभी तक निकला नहीं है। हाँ, बस यही है कि हम गाड़ी पीछे रेयर व्यू में देख कर न चलाएं, आगे देख के चलाएं। लेकिन देखते हैं, सीरीज की शुरुआत तो हो रही है आज, अच्छे नोट पर भी होती हुई दिख रही है, हल्के हरे निशान के साथ है भी बाजार। लेट्स सी क्या कुछ होता है। आज के ट्रिगर्स बता दें, ट्रिगर्स देख लेते हैं। आज के अमेरिकी बाजारों में उतार चढ़ाव के बीच रिकवरी दिखी है। निचले स्तर से 350 पॉइंट रिकवर हुआ डाउ 100 पॉइंट के आसपास ऊपर बंद हुआ है। कच्चा तेल 2.5% उछलकर $83 के आसपास है। मार्च सीरीज की आज से है शुरुआत। इस सीरीज का भी पूरा विश्लेषण होगा आपके लिए कि किस तरह का प्रदर्शन आमतौर पर ये सीरीज दिखाती है और किस तरह के पोजीशंस के साथ हम इस सीरीज की कर रहे हैं शुरुआत। वायदा कारोबार से 2 स्टॉक बाहर हो जाएंगे मई सीरीज से, और वो होंगे जी और साथ ही हनीवेल ऑटोमेशन। ये है आज के सारे ट्रिगर्स जिनके दम पर हफ्ते के आखिरी दिन आपको दिखाना है एक्शन। बिल्कुल सर, तो चलिए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आने वाला है, उस पर भी फोकस करेंगे, उस पर भी करेंगे चर्चा। बट आई थिंक सर एक बार नई सीरीज से ही करते हैं शुरुआत, क्योंकि आज का सबसे बड़ा ट्रिगर यही दिख रहा है। फाइनली फरवरी हुआ खत्म। वैसे देखेंगे तो उतनी बड़ी गिरावट आपको शुरू से अंत तक नहीं दिखेगी, बट जो थ्रू द सीरीज बाजार में एक्शन हुआ है वो कुछ ज्यादा ही वॉलेटाइल हो गया फॉर अ बजट सीरीज। और इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी, इतनी खबरें, इतना एक्शन, ग्लोबल मार्केट्स, अदानी, ये सारी चीजें। ठीक लग रहा है सर नई सीरीज के लिए, या फिर ये आगे भी चिंता रहेगी? दीपा, जो अनुमान पिछली सीरीज के लिए था कि ये अंदाजा लगाना मुश्किल काम की एग्जैक्टली सीरीज फरवरी में आप कहते हैं, लेकिन फरवरी की सीरीज 381 अंक नीचे जाकर निफ्टी पर हम बंद हुए और 1650 अंक हम टूटे हैं बैंक निफ्टी पर। शायद इतनी खराब सीरीज का भी अंदाजा नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छे बजट के बावजूद आप खराब हुए। अब आप कहने के लिए कह सकते हैं कि हमने अच्छा बजट वेस्ट कर दिया, खराब बंद हुए। लेकिन आप सोचिए कि अगर हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉर्पोरेट हाउस और दुनिया में नंबर 2 रिचेस्ट पर्सन जो है, उनके ऊपर इतना बड़ा संकट आया, उसके बावजूद आप 400 पॉइंट ही एग्जैक्टली, ये भी अपने आप में अचीवमेंट है। तो ये आपके मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह से देखते हैं। जो अगर अच्छा देखना है तो आप कह सकते हैं कि इतने कम घटे हैं, बुरा देखना है तो देखिए बढ़ सकते थे। ये सीरीज बहुत ही शानदार हो सकती थी इस बजट पर। आराम से अगर इस बजट के बाद 500-700 पॉइंट निफ्टी बढ़ जाता तो कौन सी बड़ी बात थी, इतना तो बनता है 18,500 18,800, वो हमने मिस कर दिया, वेस्ट कर दिया। तो ये तो रहेगा हमेशा इस तरह की चीज़ें। ग्लोबल मार्केट्स ने इस पूरे महीने में कोई खास अच्छा या खास खराब किया नहीं है, टाइम वाइज करेक्शन में वो भी घूम रहे हैं। तो अब जो सीरीज खत्म हुई है अब वो हमारे पीछे। अब इस नई सीरीज की जब हम शुरुआत कर रहे हैं, 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि हम एफआईज के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जहाँ पर लेकर शुरुआत कर रहे हैं वो लोएस्ट है हाल ही की सीरीज की। सिर्फ 19% इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पर एफआईज हैं, यानी कि एफआईज ने अपने इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बहुत ही कम रखे हैं इस सीरीज की शुरुआत में, और ये आपके लिए बड़ा कंफर्ट देने वाली है। अब इसमें नेगेटिव आप ये सोच सकते हैं अरे एफआईज को तो इंटरेस्ट ही नहीं है, लॉन्ग बना नहीं रखी। लेकिन हमें इस बात से कम फर्क पड़ता है कि उन्हें इंटरेस्ट है या नहीं, आज आएगा या कल आएगा। लेकिन हमें इस वक्त इस बात से ज़्यादा फर्क पड़ता है कि अगर उनका इंटरेस्ट बेचने में आ गया तो एग्जैक्टली सर, वो खरीदे सेकेंडरी है। अरे भाई पहले बेचे तो ना। तो बेचने के लिए उनके पास इंडेक्स कम है। स्टॉक तो खैर कभी खत्म होने वाले नहीं है। भारतीय बाजारों में 37% इक्विटी एफआईज होल्ड करते हैं, तो वो तो भर के है। तो वो तो कैश में जब वो बेचना चाहे तो जितना चाहे बेच सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेड्स जो आपके होते हैं इंडेक्स पर, तो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन हम बहुत ही कंफर्टेबल और लाइट नोट पर कर रहे हैं। तो पहला पॉजिटिव मार्च सीरीज के लिए ये है। दूसरा पॉजिटिव मार्च सीरीज के लिए है कि लगातार तीसरी सीरीज फरवरी की ऐसी थी जो हम कमजोरी के साथ बंद हुए। जनवरी 300 पॉइंट, फरवरी 300 पॉइंट, दिसंबर 300 पॉइंट, जनवरी 300 पॉइंट और फरवरी 450 पॉइंट। सो 3 सीरीज में आप करीबन 1000 पॉइंट घट चुके हैं निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पिछली सीरीज और फरवरी दोनों मिलाकर 3250 पॉइंट आप घट चुके हैं। ठीक है, तो 2 सीरीज तक लगातार बैंक निफ्टी की गिरावट, 3 सीरीज तक लगातार निफ्टी की गिरावट, चौथी सीरीज के लिए थोड़ी आपको उम्मीद जगाती है कि ऐसे भी कोई मतलब इतने खराब बाजार नहीं कि मतलब हर महीने घटते ही जाएंगे। और आमतौर पर 3 सीरीज घटने के बाद निफ्टी एक रिकवरी देता है। राइट।
आमतौर पर। यस, एक्सेप्शनल सिचुएशन अलग हो सकती है, कोई ऐसी बड़ी खबर आ जाए कर जाए वो तो पता नहीं देखो, बट अदरवाइज आप इस सीरीज को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक इस हिसाब से रख सकते हैं। ये पॉजिटिव आउट, तो दो चीजें पॉजिटिव बता दी, एक एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन कम है, दूसरी आपके तीन सीरीज पिछली खराब हो चुकी है, और तीसरा पॉजिटिव ये है कि ट्रेडर्स खुद हल्के जा रहे हैं। पहली चीज तो ये पैसा नहीं बन रहा, तो वैसे लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, करेक्ट, न कैश में बन रहा है न एफएनओ में बन रहा है। दूसरा ये कि 5 दिन से गट के आप जो कुछ भी लॉन्ग ट्रेडर्स थे उनकी कल एक्सपायरी के दिन और पोजीशन कम हो गई, तो न सिर्फ एफआईज हल्के हैं, ट्रेडर्स भी हल्के हैं, ट्रेडिंग इंटरेस्ट कम हो रहा है। अब आप कहेंगे यार ट्रेडिंग इंटरेस्ट कम होना तो ये कोई बढ़िया बहुत अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन कभी कभी ये अच्छी बात भी होती है, खासतौर से तब जबकि मार्केट ढीला हो, सेंटीमेंट ढीला हो और पोजीशन ना हो। अगर मार्केट ढीला और पोजीशन ज्यादा हो तो तकलीफ ज्यादा है। तो आप हल्के नोट पर मार्च की सीरीज में जा रहे हैं, 3 चीजें यहाँ हो गई आपकी पॉजिटिव। अब न्यूट्रल क्या है? न्यूट्रल मार्च की सीरीज का इतिहास है। पिछली 10 सीरीज में से 5 सीरीज में हम पॉजिटिव बने हुए हैं, 5 में नेगेटिव। और उसमें एक एक्सेप्शन मार्च 2020 वाली निकाल दें, जो कोविड की वजह से उस सीरीज में 20-22% घटे थे हम, वो छोड़ दें, तो अदरवाइज मार्च की सीरीज 9 सीरीज में से 5 में पॉजिटिव और 4 में नेगेटिव। तो सेम फरवरी सीरीज की तरह ही मार्च की सीरीज भी आपको कोई क्रिस्टल क्लियर डायरेक्शन नहीं देती कि मेरा ट्रेंड ये है। एग्जैक्टली, ठीक है, ट्रेंड ये है कि 50% है ना, ट्रेंड ये है। सो अब इस 50% में आप किस तरफ हो सकते हैं? तो ज्यादा संभावना है कि आप पॉजिटिव साइड पर हो सकते हैं। उसकी वजह है कि पिछले 3 सीरीज आपकी खराब रही है, तो एक रिकवरी का चांस बनता है, ये है। अब रहा सवाल ये नेगेटिव साइड पर, और इस सीरीज में और क्या हो सकता है? तो नेगेटिव साइड में थोड़ा ग्लोबल मार्केट और थोड़ा एफआईज का सेलिंग, इन दोनों के बारे में आप 100% श्योरली तो नहीं बोल सकते कि एफआईज की सेलिंग होगी या फिर ग्लोबल मार्केट्स खराब होंगे, और दोनों अपने आप में इंटरलिंक भी है। तो वो एक कहना चाहिए क्वेश्चन मार्क वाला ट्रिगर है, जो काफी हद तक इस सीरीज का भाग्य डिसाइड कर सकता है कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे रहेंगे और एफआईज की सेलिंग कैसे रहेगी, और दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। तो आई थिंक अदरवाइज ब्रॉडली इस सीरीज की शुरुआत हम पॉजिटिव साइड पर ज्यादा कर रहे हैं बजाय नेगेटिव साइड। तो इतनी रिलीफ है, सो वो आप कह सकते हैं। नेगेटिव साइड पे एक और फैक्टर जो बड़ा है वो है कि तकनीकी तौर पर इस सीरीज की शुरुआत आप कमजोरी के नोट पर कर रहे हैं, क्योंकि 18,500 के आसपास, सॉरी कब होगा भगवान जाने, 17,500 के आसपास निफ्टी का बंद होना और 40,000 के आसपास बैंक निफ्टी का बंद होना 2 दिनों से, ये तकनीकी तौर पर कमजोरी के संकेत दे रहा है। बिल्कुल। लेकिन इंट्राडे के तौर पर अभी भी आपने वो लोज नहीं तोड़े बजट के आसपास के जिसके नीचे इंट्राडे में आपकी खराबी हो। सो आपके लिए गोल्डन चांस है उन लोज को होल्ड करके वापस ऊपर जाने का, गोल्डन चांस है। अब उस चांस को आज सोमवार तक हम भुना पाते हैं नहीं, ये अपने लिए की ट्रिगर है। सो ओवरऑल ये आउटलुक है आपके लिए फरवरी से। तो ट्रेंड पर अभी क्लैरिटी आना बाकी है। आना है तो आज और सोमवार का दिन बहुत बढ़िया है, जिसमें आप अपने बड़ी गिरावट के ट्रेंड में जाने से बच सकते हैं, क्योंकि आपके पास बाकी ट्रिगर्स हैं ऊपर जाने के लिए। थोड़ा सा एफआई हाथ रोक ले और थोड़ा सा ग्लोबल ऊपर आ जाए, बस छोटी सी आशा। चलिए, कल तो वैसे ग्लोबल ठीक रहा, अमेरिका में कुछ ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं था, हल्की रिकवरी रही वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन में, बट वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। और मोर इम्पॉर्टेंटली सर, अगर याद हो एग्जैक्टली 1 साल पहले इसी वक्त आप और मैं जब बात कर रहे थे, पुतिन साहब ने अनाउंस कर दिया था यूक्रेन वॉर शुरू हो गया है। एग्जैक्टली 1 साल टू द मिनट आपको इस समय होते हुए दिख रहे हैं। एब्सोल्युटली दीप, और इस 1 साल में दुनिया ने, हमने बहुत कुछ सीखा समझा। खुद हम यही सोचते थे कि 2, 4, 5, 7 दिन से लंबा क्या युद्ध चलेगा, 1 साल बाद भी चल ही रहा है। कई बार युद्ध के वक्त आप देखते हैं कि कई चीज़ें ऐसी होती कि जो गोल्ड बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, इस बार बढ़ नहीं पाया, ये तो बाद में बढ़ा भी। मार्केट बहुत तेज़ी से घट जाते हैं, घटे नहीं। महंगाई आमतौर पर इतनी कभी बढ़ती नहीं जो बढ़ गई। तो बहुत सारी चीज़ें जो इस वॉर से सीखी हैं। अच्छी बात एक ही है दीप, और वो ये कि मार्केट्स मैच्योर हो चुके हैं, ग्लोबल मार्केट्स, और अब किसी भी तरह की छोटी मोटी चीजें होती है। अब आप सोचो, एक जमाना था नॉर्थ कोरिया ने 2 मिसाइल दागी जो जापान के पास कहीं जाकर गिरी, इस खबर पे गिर जाते थे। एग्जैक्टली, यस, बराबर है। अब आज बाइडेन साहब चले जाएं यूक्रेन में अचानक, या पुतिन साहब धमकियां दे दें, फिर भी मार्केट हिलता नहीं है। 2 वजह, एक मार्केट मैच्योर है, दूसरा एक ही खबर पे कितनी बार गिराओगे भाई, एग्जैक्टली, है ना। सो दोनों चीजों को मिलाकर देखें। सो आई थिंक रशिया यूक्रेन को मार्केट इस लिहाज से पीछे छोड़ चुका है
कि अब थोड़े बहुत हमले इधर उधर हो, ये हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन युद्ध ऑफिशियली बंद होने की खबर आएगी, मार्केट थोड़ा सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए ये हो गया कि इस युद्ध के आफ्टर इफेक्ट्स है, उससे आप कितना जल्दी बाहर निकल सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स में दो ही चीज़ें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बढ़ती हुई महंगाई जिसको काबू में लाने की कोशिश पूरी दुनिया की हो रही है, और दूसरा बढ़ती हुई ब्याज दरें जिसको रोकना कहीं न कहीं जाकर आपको है, जिससे कि आपकी ग्रोथ बहुत ख़राब ना हो, महंगाई काबू में आए। और अनफॉर्चुनेटली जब एक साल पूरा होता दिख रहा है, तब इन दोनों ही सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। न महंगाई दर, न ब्याज दर बढ़ने के अभी तक बंद होने के संकेत आ रहे हैं। अभी भी 2 से 3% हाइक और आराम से हो सकती है। ये ग्लोबल मार्केट, ये अमेरिका के इकोनॉमी में दिख रहा है। कल देखिए 41 साल की ऊंचाई पर महंगाई आई है आपकी जापान की। बिल्कुल सर। जापान ऐसा देश है जो हमेशा महंगाई चाहता था, इन्फ्लेशन चाहता था, मिलता नहीं था। अब 40 साल की ऊंचाई पर जापान है। और दूसरे महंगाई के आंकड़े, यूरोप के जो कोर महंगाई के आंकड़े हैं, बढ़कर आई है और बढ़कर आई है। तो कहीं अभी तक जो रिलीफ चाहिए महंगाई के मोर्चे पर, वो अभी तक विजिबल उतनी है नहीं। सो आई थिंक एक साल बाद अभी भी दोनों चैलेंज महंगाई और ब्याज दरों को लेकर बने हुए हैं। और अगर इस साल ग्लोबल मार्केट्स खराब होंगे तो खराब होने की वजह से फिर दोनों ही रीजन होंगे। अब रेसेशन, ग्रोथ, उन चीज़ों से खराब नहीं होना है। खराब होना तो इसी बात से कि महंगाई आपकी कम नहीं आ रही है, खराब होना तो इसी बात से कि आपकी ब्याज दरें अभी भी बढ़ेंगी। सो आई थिंक वो चुनौती तो है ही। बाकी ठीक है, डे टू डे में तो कल भी ये सब कुछ, दोनों महंगाई के आंकड़े खराब आने के बावजूद बाजार निचले स्तर से रिकवर कर गए। ये छोटी मोटी चीज़ें डे टू कल बढ़ने की ऐसी कोई खास वजह नहीं थी कि डाउ रिकवर हो। ऐसे गिरने की भी कोई खास वजह नहीं होती। 2 दिन से गिर क्यों रहे थे कि भाई महंगाई का फिर से खतरा है, ब्याज दरें बढ़ने का खतरा, वो सबको पता है। और कल एक्चुअली जब खबरें महंगाई की बढ़ने की आ रही है तो मार्केट रिकवर होगी। तो डे टू डे बेसिस, मिनट टू मिनट बेसिस पे मार्केट का कोरिलेशन करना भी ठीक नहीं है ना। बट अदरवाइज ये है कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए चुनौतियां हैं ही अभी भी। रशिया यूक्रेन वाली चीज़ें ऐसे खत्म हो चुकी है, लेकिन वैसे खत्म नहीं हुई है। करेक्ट सर। ऐसे अजय बग्गा साहब के साथ तो आपने इस पर खास शो भी करा है, और हमारे व्यूअर्स आई थिंक ओवर द वीकेंड भी देख पाएंगे। एक बग्गा साहब से याद आया, एक हमारे बंगा साहब भी हैं। एक बंगा साहब एक्चुअली एक कंफ्यूजन हो गया सर, काफी सारे लोग ट्वीट भी कर रहे हैं इसके बारे में। काफी लोग ट्वीट भी कर रहे हैं कि अजय बग्गा साहब और अजय बंगा साहब में सिर्फ एक बिंदी का फर्क है। तो अजय बंगा साहब जो मास्टर कार्ड के CEO रहे हैं पहले, उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने नॉमिनेट किया वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के तौर पर। और वो पहले भारतीय मूल के ऐसे हमारे नागरिक हैं जो कि शायद नागरिक हिंदुस्तान के ना हो, लेकिन भारतीय मूल के जिन्हें कह सकते हैं हम, जो वर्ल्ड बैंक की इस कुर्सी पर बैठेंगे। और जाहिर सी बात है कि बाइडेन साहब ने नॉमिनेट किया तो संभावना पूरी है कि वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बनेंगे। तो आपके, हमारे लिए, देश के लिए गौरव की बात है। और वो ऐसे पहले और आखिरी भारतीय नहीं है जो इतनी बड़ी कुर्सियों पर जाकर अब पूरी विश्व की सेवा कर रहे हैं। तो मतलब फॉर्च्यून 500 में अमेरिका की टॉप कंपनी के CEO देख लो, आज भी मतलब जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पर भारतीय बैठे हुए हैं। तो जो भारतीयों के दिमाग और मेहनत का एक डेडली कॉम्बिनेशन है, ये एक तो दिमाग तो है ही है, और दूसरा है कि काम और मेहनत करने की आदत, ये दुनिया के दूसरे देशों के लोगों से हमें अलग करती है। और यही वजह है कि दुनिया भर पे, दुनिया कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रीज के लिहाज से अगर आप देखें तो भारतीय वहाँ पर सबसे ऊंचे पदों पर जाते हैं। पूना में पैदा हुए थे, पूना में, और IIM अहमदाबाद में पढ़ाई भी। क्या बात है, क्या बात है, वाह। स्ट्रॉन्ग इंडिया कनेक्शन है सर, स्ट्रॉन्ग इंडिया कनेक्शन, क्योंकि पले बड़े यही हैं, पले बड़े यही, और इस लेवल तक पहुँचे। तो अजय बंगा साहब को बहुत बहुत बधाइयाँ, और उम्मीद करते हैं कि वो भारत का नाम और ज़्यादा रोशन करेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं। बिल्कुल सर। तो चलिए, आर्मी फैमिली से हैं बंगा साहब, और अब देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बनने की तैयारी में हैं। आइए सर, आज के स्ट्रेट सेटअप की बात करें। कुछ अच्छी खबरों, अच्छे सेटअप के बीच में आज के संकेत आपको क्या कह रहे हैं? आज के संकेतों में दीप, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है, FIs के संकेत हैं नेगेटिव, लोकल फंड्स के संकेत हैं पॉजिटिव, वायदा कारोबार के न्यूट्रल, सेंटिमेंट नेगेटिव, ट्रेंड न्यूट्रल। अब आप बोलेंगे 2 दिन से तो 17,850 के नीचे बंद हो रहा है, 40,350 के नीचे बंद हो रहा है, अनिल जी कब करोगे ट्रेंड नेगेटिव? तो इसका जवाब ये है कि जो लोज हैं पिछले, जहाँ से हमने रिकवरी देखी 17,350 निफ्टी पर, और 39,425, 419, जो 39,400 मान लीजिए, तो 17,350 और 39,400 डे ट्रेड के लिहाज से जो लोज बने थे, वो अब तोड़कर हम उसके नीचे जाएंगे तो हम ट्रेंड नेगेटिव करेंगे। ये मेरा आश्वासन है आपको, और जो मैं नहीं चाहता कि हो, देखते हैं, लेट्स सी, ना हो तो बेहतर है। ठीक है सर।
सपोर्ट जोन 17,350, 17,450 आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। वैसे इसके नीचे जाने की संभावना कम है, गए तो 17,250, 17,300 आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन के तौर पर निकल कर आएगा। ऊपर में 17,550, 17,625 पहली वो लेवल है जहां पर आप खुलकर थोड़ा टाइम पास करेंगे, रुकेंगे। पार कर निकले तो 17,700, 775 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है और वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखेगी। ये मानकर चलें 5 दिनों तक गिरने के बाद पहला उछाल जो भी मिलेगा उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली होगी, लेकिन वो पहला उछाल कल मिला है एक आपको थोड़ा सा 450 से जब आप 615 तक पहुंचे थे, लेकिन वो एक्सपायरी का भी एडजस्टमेंट था। तो आज वैसे देखा जाए तो ये उछाल पहला नहीं है और जो लेकिन सीरीज भी नहीं है। पुरानी सीरीज होती तो आप कह सकते थे कि ये मतलब सेकंड उछाल है, लेकिन आज के उछाल को मैं पहले उछाल की तरह मान के चलूंगा और देखते हैं कि ऊपर के लेवल पर टिक पाते हैं यानी। और उसका जवाब ज़्यादा इस बात पे मिलेगा कि एफआई की तरफ से जो 2 दिनों में बिकवाली हुई है वो एक्सपायरी पे खत्म हो गई या आगे टू बी कंटिन्यूड है ना, वो सबसे की टिक है। बैंक निफ्टी 39,900 से 40,000 जहाँ पर आप बंद हुए हैं, यही 100 पॉइंट की रेंज पहला सपोर्ट है। इसके नीचे 39,425, 39,600 है जिस पर आपको फोकस करना है। इस रेंज में आए तो शॉर्ट कवरिंग भी करनी चाहिए और फ्रेश खरीदारी भी संभावना आज वहाँ आने की है कम। ऊपर में 40,500, 40,675 ये 250 पॉइंट की रेंज पहला रुकावट का लेवल है। 40,700 के पार निकल के टिक पाना चुनौती है, एक बार में एक झटके में होगा नहीं। तो पहले झटके में अगर आप 40,500 के आसपास पहुंचेंगे इस रेंज में पक्का एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये बात तय है। ऊपर में 40,875, 40,950 परफेक्ट सप्लाई जोन है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली शॉर्ट आपको सब कुछ जो जो आपके मन में दबा हुआ है। गॉट इट सर, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट लेवल्स डेटा वैसे आपने ज़्यादातर बता ही दिया, बट इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 19% बहुत कंफर्टेबल है। पुट कॉल रेशियो सीरीज की शुरुआत में ठीक है, कंफर्टेबल है। निफ्टी में 0.93, बैंक निफ्टी 0.71 कंफर्टेबल है। विक्स थोड़ा सा घटा है, क्यों इसकी मर्जी। बाकी रहा एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन का सवाल। इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस वही 17,350 के आसपास का है। दीप क्लोजिंग बेसिस पे 17,500 के आसपास का है। 5-25 पॉइंट आप अपना दिमाग खुद लगा ले, मैंने राउंड फिगर में दिया है, क्योंकि कुछ कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि सारा मैं ही क्यों लगाऊं, थोड़ा आपको भी चार्ज करने के लिए मौका कुछ तो हाँ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है तो उससे है ना हमेशा वो रेडीमेड भी नहीं, थोड़ा ताकि आपकी एक्सपर्टाइज भी बने थोड़ी सी। चाहे जिनको नहीं लगाना है तो वही 25 पॉइंट नीचे 25 पॉइंट 17,350 के बजाय 17,325 कर दो, और जिसको 17,500 के बजाय 17,450 कर दो, अपने हिसाब से कर लें। बट मेरे ख्याल से ये स्टॉप लॉस है 17,350, 17,500 निफ्टी पर। बैंक निफ्टी इंट्राडे 39,400 हो जाएगा, क्लोजिंग 40,000 जहाँ पर आप बंद हुए। मतलब अब नेगेटिव क्लोजिंग आनी नहीं चाहिए। लगातार 3 दिन आप 40,000 या इसके नीचे बंद हो रहे हैं तो फिर संकेत खराब हो जाते हैं। तो ये, और जिनको डीप स्टॉप लॉस लगाना है 39,400 का लगाएं, लेकिन मेरे ख्याल से क्लोजिंग 40,000 ठीक है, इंट्राडे 39,400 बहुत ज़्यादा 600 पॉइंट कर दिया। हाँ है, क्योंकि उससे पहले ढंग का सपोर्ट है नहीं। एक्चुअली वहां से आके घूमता ना कल तो बहुत बढ़िया होता था, लेकिन लगभग घूमा है 39,600 इज एज गुड एज 39,400। सो मतलब वो सपोर्ट रेंज के आसपास से ही घुमा है। और बैंक निफ्टी भी आप देखो 17,350, 17,450 की रेंज है, तो 17,450 से घुमा तो है। एक तरह से आप मान भी सकते हैं कि करेक्शन में आपको जो लेवल चाहिए परफेक्ट जरूर थोड़ी वही आए, 5-50 पॉइंट तो ऊपर से भी घूम सकता है। सो आज टेस्ट ये है दीप कि आज हरे निशान में बंद होना जरूरी है मार्केट के लिए। और 17,650 के ऊपर बंद हो तो कहना ही क्या, समझ गया पहली निफ्टी। और बैंक निफ्टी आपको कम से कम फिर 40,500 के ऊपर की तो क्लोजिंग चाहिए। 40,700 मिले तो बढ़िया। अब वो थोड़ा सा 5 दिनों की जो पिटाई हुई ना, उससे हमारे बोलने की भी हिम्मत नहीं होती है। ऐसा है मतलब कोई स्टूडेंट बार बार फेल हो और फिर बोले टीचर को कि सर इस बार बहुत अच्छी पढ़ाई करो, त्राक एक बार बोले साल पिछले 5 बार से यही कह रहा है कि अच्छी पढ़ाई करूंगा, अच्छी पढ़ाई। छठी भी ना आगे की भी पहले ही पड़ जाती है। वैसे ही हमारा हाल है। 5 दिन से पिटाई ऐसी हो रही है कि आज तेजी बोलने में भी लगता है कि वापस पिटाई ना हो जाएगी। इसलिए क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, हम किस लेवल पर दे पाते हैं, वैसा हाल है। जहां तक शॉर्ट पोजीशन का सवाल है 17,650 डे ट्रेड के लिए और 17,850 क्लोजिंग के लिए। बहुत दूर है क्लोजिंग के लिए 350 पॉइंट, लेकिन मेरे पास उससे पहले कोई ढंग का छोटा स्टॉप लॉस है नहीं दी। छोटा आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। बैंक निफ्टी 40,150 कल का जो हाई है उसके ऊपर इंट्राडे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हो सकता है खुलते ही आपका ट्रिगर हो जाए। क्लोजिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर भी दूर है, 40,700 के पहले कोई ढंग का है नहीं। सो अगर आपको चेंज करना है आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जी ठीक है। नई पोजीशन सर, नई पोजीशन खरीदना है निफ्टी 17,350, 17,450 अच्छी रेंज है। अगर इस रेंज में आए, कल भी हमने कहा था इस रेंज में कल 450 तक आया भी था, आज फिर से इस रेंज में मिले तो टुकड़ों में खरीदिए।
थोड़ा 450 पे ले लिया, थोड़ा 400 350 पे ले लिया, और एक ही लोट लेना है तो फिर या तो 400 पे ले लो। अपने हिसाब से वो स्ट्रेटेजी मूड माहौल देखकर बना लें। स्टॉप लॉस 17,300 का होगा। टारगेट जो बनेंगे 17,500, 550 दो छोटे टारगेट, 600, 650 दो मीडियम टारगेट, और 17,700 तक के फाइनल टारगेट के लिए। ये तो हो गई आपके लिए खरीदारी की राय। एग्रेसिव ट्रेडर हैं और चूंकि थोड़ा गैप मिल रहा है तो 17,450 के स्टॉप लॉस से ही आप निफ्टी खरीद सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ये होगा। टारगेट जो बनेंगे 17,550, 600, 650, 700, 775, ये सारे टारगेट्स के लिए करनी है आपको खरीदारी। क्लियर? गॉट इट सर। बेचना है, बेचने के लिए 650 में मूड बनाए कि मैं बेचूं ना बेचूं, बेचूं ना बेचूं, ये सोचते रहना है। और 700 के ऊपर से बेचने के मूड पे आ जाना है। 700, 750, 775, ये अच्छी रेंज है जहां आपको बेचना चाहिए। जब तक 17,850 के ऊपर बंद ना हो तब तक शॉर्ट में घबराना ही। तो ये क्लोजिंग स्टॉप लॉस है 17,850 स्पॉट लेवल का। और सारे लेवल जो मैं दे रहा हूँ स्पॉट लेवल के, आप फ्यूचर से कंफ्यूज मत कर लेना, क्योंकि आज प्रीमियम बहुत है 100 पॉइंट के। मैं सारी सुबह की स्ट्रेटेजी में जितने भी लेवल देता हूँ कैश के स्पॉट लेवल देता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी में, ये ध्यान रखें। टारगेट जो बनेंगे 17,600 और 550 दो छोटे टारगेट, 525 और 500 दो मीडियम टारगेट, और 450 का फाइनल टारगेट आपके लिए अगर करते हैं आप यहाँ पर बिकवाली तो ये आपके लिए बेचने की राय। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में सिमिलर है। खरीदने के दो तरीके, एक तो वही अपना स्टैंडर्ड 39,425, 39,600 की रेंज में आता है तो वहाँ लीजिए। 39,350 का स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट जो बनेंगे सीधा 39,900, 40,000 के दो छोटे टारगेट, 40,125 का मीडियम टारगेट, और 40,350 तक के टारगेट के लिए इस रेंज में करनी है आपको खरीदारी। 39,425, 39,600 की रेंज में। ठीक है सर। अब आइए, एग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं और 39,400, 600 की रेंज का इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो 39,800 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए। 40,000 के आसपास आप बंद हुए हैं। ऊपर का टारगेट पहला 40,125 है, फिर 40,350 और 40,500 दो छोटे टारगेट, 40,575, 40,675 दो मीडियम टारगेट, और 40,875 और 40,950 तक के बड़े टारगेट होते हैं अगर मौका बन गया तो। ये खरीदारी करने की राय निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। ठीक है। बेचने के लिए 40,500, 40,700 ही ये बढ़िया जगह है दीप बेचने के लिए। अगर किसी को बेचना है 40,500 पे मूड माहौल देख लीजिए। 575, 675 अच्छी रेंज है, अच्छे लेवल्स है जहाँ पर आप इनिशिएट कर सकते हैं बिकवाली। स्टॉप लॉस होगा आपका 40,800 का। टारगेट जो बनेंगे 40,350 और 40,150 के दो छोटे टारगेट हैं। 40,000 और 39,900 के दो मीडियम टारगेट हैं। 39,600, 39,500 और 39,425 ये फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। गॉट इट सर। बैनलिस्ट ऑफ कोर्स नई सीरीज है, क्लीन स्लेट। बाहर निकल गया होगा, वोडाफोन था, वोडाफोन बाहर आ गया, बाहर आ गया। वेरी गुड। ठीक है, तो आज से फ्रेश सीरीज है, उसकी शुरुआत है। इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा कारोबार से 17,500 मेक और ब्रेक लेवल यही है। 17,500 के पुट पर 43 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 38 लाख शेयर हैं, तो और बंद भी आप वहीं हुए। 17,600 पे हल्की फुल्की रुकावट है, वहाँ पर आप मिलेंगे। उसके बाद देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बैंक निफ्टी में एक ही स्टॉप लॉस, एक ही लेवल इंपॉर्टेंट जहाँ बंद हुए 40,000। पुट में भी 25 लाख शेयर है, कॉल्स में भी 25 लाख शेयर है, और हाईएस्ट दोनों में वही है, और वहीं आप बंद हुए। तो सब कुछ एक ही जगह, मतलब सबको जाके 40,000 पे मरना है वैसा। तो एक ही जगह है सारा, बस और कुछ नहीं, सिंपल बस। ठीक है। भाई मैं कल एक चीज़ थी मौजूदा पोजीशन में मैं बोलना भूल गया। कल लंबे समय बाद क्लोजिंग स्ट्रैटेजी में आपने बोला था कि लॉन्ग पोजीशन लेकर जा सकते हैं, खरीद भी सकते हैं और कैरी भी कर सकते हैं। काफ़ी टाइम बाद वो दिखाई। उसका रीजन लॉजिक सिंपल है। एक डाउ फ्यूचर्स ठीक ही दिख रहे थे, दूसरा 5 दिन से आप गिर रहे, तीसरा दिन जितना जो कमजोर ट्रेडर कल खत्म होने का एक्सपायरी का दिन था, चाहे ऑप्शंस के हो चाहे फ्यूचर्स वगैरह के रोलर्स वगैरह के हिसाब से। सो हल्के मार्केट, और अगर मैं तो सिर्फ ये सोच रहा डाउ फ्लैट ही बंद हो जाता, बाकी और कुछ नहीं। सो अगर 85-100 पॉइंट 110 पॉइंट डाउ ऊपर बंद हो गया उतना काफ़ी है। सो आई थिंक आज एक बार तो हम कल के हाई स्कोर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, जो 17,600, 615 के हैं। लेट्स सी वहाँ पर टिक पाते नहीं टिक पाते। और कल 40,125 का ही हमने बैंक निफ्टी पे बनाया था, 40,125। हाँ, उसको उसके तो ऊपर ही खुलेंगे। तो बैंक निफ्टी में 40,350, 40,500 तक की कोशिश कर सकते हैं, और निफ्टी में 17,600, 650 तक की कोशिश कर सकते हैं। फिर वहाँ पे रिव्यू करेंगे क्या है क्या नहीं। डाउ फ्यूचर थोड़े ढीले हैं, सपोर्ट कम दे रहे हैं, इसलिए हो सकता है पहले ही रुकावट के लेवल पर जाकर वहाँ हम रुके, लेकिन खुलेंगे तो मजबूत, एक बात तो तय है। चलिए, एक बार तो अच्छी शुरुआत होगी। SGX भी 650 पर आपको इस समय दिख रहा है। आइए फिर स्टॉक्स की बात करते हैं। ट्रिगर्स और खबरें वरुण, अरमान और कुशल ब्रोकरेज के लिए तैयार है हमारे साथ। अरमान, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स और खबरें आज की। जी बिल्कुल, ट्रिगर्स में फाइनली अगर आप आज कोई भी नतीजे नहीं है,
अगर आप स्पाइस जेट की बात करेंगे हम, उसके है ना स्पाइस जेट के शायद नतीजे हैं। हाँ नतीजों में, पर इनके साथ पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक भी है। तो स्पाइस जेट के लिए नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने पर विचार है। और पहली जो है G20 की मीटिंग होने वाली है FMCBG की, अगर आप देखेंगे, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स उनके साथ जो है मीटिंग होने वाली है। एक्स डेट है कई सारे स्टॉक्स में, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल का इंटरिम डिविडेंड है 6 का, ONGC इंटरिम डिविडेंड है 4 का, PFC इंटरिम डिविडेंड 3.5 का, PI इंडस्ट्रीज 4.5, NMDC 3.75, CESC 4.5 और पॉलीप्लेक्स 30 का। ग्लोबल के हिसाब से एक साल जो रशिया यूक्रेन वॉर का है वो हो जाएगा। दो नतीजे आफ्टर मार्केट कल आते हुए दिखे थे, जिसमें KSB लिमिटेड पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो नतीजे हैं काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। आय में 18% की बढ़ोतरी है, कामकाजी मुनाफा भी 36% बढ़कर आया है और मार्जिन्स में भी आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, 12.7% से बढ़कर 14.6% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी 42% का उछाल दिखेगा। और कंपनी ने जो है 15 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान भी किया है। और अंत में सैनोफी इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आपको नतीजे देखेंगे, ओवरऑल रेवेन्यू तो थोड़ा फ्लैट रहा है, मतलब थोड़ा सा नीचे गिरा है, 2% के आसपास नीचे गिर कर आया है, पर बाकी सारे पैमानों पर अगर आप देखेंगे तो नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था, आय लगभग 2% गिर कर आई है, कामकाजी मुनाफा 31% बढ़कर आता हुआ दिखा और मार्जिन्स में अच्छा खासा उछाल दिखेगा आपको, 18.5% से बढ़कर 25% के आसपास आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी 45% का उछाल है और डिविडेंड का ऐलान भी किया है 194 रुपीज़ प्रति शेयर का। तो ये है आपके लिए ट्रिगर्स और कुछ जो नतीजे कल आए हैं। मॉर्निंग वरुण, बताएं आज की खबरें क्या कह रही हैं। ओके, खबरों में सबसे पहले हनीवेल ऑटोमेशन, यहाँ पे आप नज़र रखिएगा क्योंकि FNO ट्रेडिंग से 28 अप्रैल से ये कंपनी जो है वो बाहर हो जाएगी। तो इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट, ये कंपनी भी 28 अप्रैल से FNO से बाहर हो जाएगी। हालांकि IBC फ्रेमवर्क में आने के चलते FNO से बाहर होने वाली है। साथ ही साथ आज NCLAT में जी इंसॉल्वेंसी केस जो है उस पर सुनवाई होने वाली है, तो इसके चलते पूरे दिन स्टॉक जो है वो हरकत में रहने वाला है। एक्सिस बैंक 1 मार्च तक सिटी ग्रुप इंडिया कंज्यूमर यूनिट जो है उसका अधिग्रहण पूरा होने की संभावना है, इस तरह की खबरें आ रही है। दोनों कंपनी में इंटीग्रेशन की जो प्रोग्राम है में प्रोग्रेस जो है वो इन्होंने कर लिया है और जो अप्रूवल्स है वो ले लिए हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपको कहीं ना कहीं आज एक्सिस बैंक में देखने मिलेगा। अल्केम लैब्स इंदौर की जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, USFDA ने उसका इंस्पेक्शन किया था, अब वो इंस्पेक्शन जो है वो बंद हो चुका है। कंपनी USFDA ने इस कंपनी को एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो दे दी है, तो इसके चलते आज अल्केम लैब्स जो है वो भी फोकस में रहेगा। RVNL, इस कंपनी को MP मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से करीब 197 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। वास्कॉन इंजीनियरिंग पुणे मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी से करीब 96 करोड़ के LOA मिले हैं इस कंपनी को, तो इसके चलते यहाँ पे भी नज़र रखेगा। आखिरी में हमने जो ऑपरेशन डीमैट डाका किया था उसका एक बड़ा इम्पैक्ट देखने मिला है। टेलीकॉम फ्रॉड एंड जॉइंट कमिटी ऑफ रेगुलेटर्स जो है उनकी बैठक, उसमें स्पेस कॉल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए होने वाले जो फ्रॉड्स है उन पर चर्चा हुई। बैठक में उपभोक्ता मामला गृह मंत्री के अधिकारी जो है ये सब शामिल थे, तो काफ़ी सारे बड़े लेवल के लोग जो है इसमें शामिल थे और इसके ऊपर किस तरह से कहीं ना कहीं जो फ्रॉड है वो कम किया जाए उसके ऊपर बैठक हुई, उसके ऊपर चर्चा हुई है। तो हमने जो जी बिजनेस पे लगातार मुद्दे उठाए थे, ऑपरेशन डीमैट डाका हमने किया था, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है यहाँ पे देखा गया है। तो ये है आपके लिए कई सारी खबरें, ऑफ कोर्स जो हमारा ऑपरेशन डीमैट डाका था उसका इम्पैक्ट भी, इस पर और डिटेल्स भी आगे आपके लिए लेकर आएंगे। बट आइए एक बार नजर डाल देते हैं आज की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर, और वो दे रहे हैं हमें कुशल FIR में। मॉर्निंग कुशल, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स। दीपांशु, आज सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में या तो ओवरवेट रेटिंग है या फिर खरीदारी की रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है। सबसे पहले एक्सिस बैंक, मॉर्गन स्टैनले, यहाँ पर ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए 1200 रुपये के लक्ष्य दे रहे हैं। जो सिटी अधिग्रहण इन्होंने किया था ये 1 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, तो आगे चलकर जो स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड है वो एक्सिस बैंक में इनको देखने को मिल सकता है। साथ ही 1.5x पर जो वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव इनको लग रही है, तो 1200 रुपये के टारगेट दे रहे हैं। 844 का मौजूदा 23,000 रुपये के टारगेट दे रहे हैं, मौजूदा भाव 18,648 रुपये का है। ये मान रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी है वो कंपनी को आगे ले जा सकती है, और साथ ही जो प्राइसिंग और प्रीमियम लीवर्स है कंपनी के पास वो भी एक बड़ी एसेट है इनके आगे चलकर रूरल मार्केट्स में ग्रोथ के लिए। यही नहीं, अगर आप सिटी की रिपोर्ट देखें, सिप्ला पर खरीदारी की राय इन्होंने बरकरार रखी है, हालांकि टारगेट 1170 से घटाकर 1140 रुपये के अब किए हैं इनमें, और आगे ये जो जी रेवलीमेंट है इनकी सेल्स से आगे चलकर FY24 में ये हायर अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है नोमुरा ने, बट टारगेट्स यहाँ पर भी कट किए हैं, 5,247 से घटाकर 5,107।
मौजूदा भाव लगभग 4,450 रुपए का है। जी एंटरटेनमेंट पर सिटी की खरीदारी की राय बरकरार रखी है इन्होंने। 200 रुपए का मौजूदा भाव है, 280 रुपए का टारगेट यहाँ पर ये देते हुए दिख रहे हैं। और अंत में जोमेटो पर 2 रिपोर्ट्स हैं। एक तो मॉर्गन स्टैनले की है, ओवररेट रेटिंग बरकरार रखी है, 82 रुपीज़ का टारगेट दे रहे हैं, 55 रुपए का भाव है। एक तो इन्होंने जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है होम कुक मील्स के लिए गुड़गांव में, वो देखना होगा कि किस तरह से टर्न अराउंड होता है। और साथ ही जो नए इनिशिएटिव्स इन्होंने इंक्रीज़ किए हैं टोटल एड्रेसेबल मार्केट और कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट पूल को लेकर, कहीं ना कहीं आगे चलकर देखना होगा कि यहाँ पर इसका क्या रिएक्शन आता है। बट ये पॉजिटिव मानकर चल रहे हैं। और जोमेटो पर सिटी की भी रिपोर्ट है, खरीदारी की राय इन्होंने बरकरार रखी है और 76 रुपये के टारगेट यहाँ पर ये भी देते हुए दिख रहे हैं। तो दोनों ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जोमेटो पर बुलिश है। तो ब्रोकरेज बुलिश है, ब्रोकरेज बुलिश है, पर क्या ब्रोकरेजेस पे कौन बुलिश है? जरा बताइए। ये कल चर्चा चल रही थी, हमारी भी एक बार बात हुई, आज एक स्पेशल शो भी आप इस पर लेकर आए हैं, जरा बताएं सर इसके बारे में। हम इस पे एक स्पेशल शो आज करने जा रहे हैं सुबह 10:30 बजे। केयर रेटिंग्स जो देश की दिग्गज रेटिंग एजेंसी में से एक है, उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाली और उनकी रिपोर्ट में जो बातें कही गई है वो ब्रोकिंग बिजनेस के लिहाज से बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जो भी देश भर के ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स, फ्रेंचाइजीज, उनके लिए आज ये स्पेशल शो है सुबह 10:30 बजे। और ये है धंधा ज़्यादा कमाई कम, यानी कि वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, काम बढ़ रहा है, लेकिन क्या वाकई में कमाई बढ़ रही है? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इस पर हम केयर एज रेटिंग्स के जो डायरेक्टर हैं गौरव दीक्षित साहब, जिन्होंने ये पूरी रिपोर्ट लिखी, उनसे बातचीत करेंगे। धीरज रैली साहब हैं जो कि HDFC सिक्योरिटीज़ के MD CEO हैं, उनसे हमारी होगी मुलाकात इस मुद्दे पर। और 2 और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मोतीलाल ओसवाल से और मेहता इक्विटी से हमारे साथ 2 और ख़ास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। तो 4 हमारे साथ ख़ास मेहमान होंगे। 10:30 बजे हम उनसे बात करेंगे। अजय मेनन साहब होंगे और राकेश मेहता साहब होंगे। इन चारों से हम मुलाकात करेंगे, जानेंगे कि वाकई में ब्रोकरेज इंडस्ट्री की इस वक्त हालात क्या है। इंटरेस्टिंग मुद्दा है सर, क्योंकि अगर वॉल्यूम्स ऊपर जा रहे हैं तो इनकी कमाई पर असर आ रहा है। ट्रेड एक तरह से हमने देखा, इतने सारे एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, इतने सारे लोग जुड़े हैं ओवर द लास्ट 3 इयर्स, तो ट्रेडिंग एक्टिविटी तो बढ़ी है, बट फिर यहाँ पर इम्पैक्ट आ रहा है। और फिर जो रिसेंटली सेंटिमेंट बिगड़ा है पिछले 3-4 महीने का, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि क्यों ब्रोकरेजेस और पैसा नहीं बना पा रहे हैं। तो इस पर हमारी बड़ी चर्चा, आज का विशेष आयोजन मिस मत कीजिएगा। ब्रोकर्स धंधा ज़्यादा कमाई कम। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। पिक ऑफ द सीरीज, नई सीरीज की शुरुआत है। मार्च सीरीज के लिए क्या कुछ पसंद है हमारे एक्सपर्ट्स को, आइए जानते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार, कुणाल जी, राकेश जी और सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, सुप्रभात। बंसल जी करें शुरुआत। क्या बंसल, वापस से सर्दियां शुरू हो गई क्या? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, जब से पता चला कि गर्मी पड़ रही है, एसीज की सेल बढ़ रही है, तो जो लोग अनिल जी खरीद नहीं पाए वोल्टास, ब्लू स्टार, थोड़ी सी सर्दी करा दी अनिल जी उन लोगों ने अनिल जी, ताकि खरीद पाए। हे भगवान, इंडेक्स और मौसम और मार्केट दोनों बराबर वोलेटाइल है। एक्चुअली 2 दिन से हम भी सुबह सुबह सर्दी महसूस कर रहे हैं। इम्प्रूव हो गया है टेम्परेचर, अच्छा हो गया। हाँ, तो काफी ठंडा है। बंसल जी, उतार चढ़ाव के बीच आई थिंक बंसल जी अपनी थोड़ी जैकेट दिखाने और वेल्थ दोनों का पूरा ध्यान रखें। हाँ, और वैसे भी क्या है, थोड़े दिन बाद ये पैक होके बंद हो जाएगी, वापस 1 साल बाद निकलेगी, तो बंसल जी भी सोच रहे हैं जाते जाते दिखा दें। जी बंसल जी, सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। अनिल जी, पिक ऑफ द सीरीज है मेरा इंडस टावर। इंडस टावर पर खरीदारी की राय है। टेक्निकली स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिला है और पॉजिटिव क्रॉसओवर है बहुत लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स पर। 162 का स्टॉप लॉस है, 187 का टारगेट है। इंडस टावर है मेरा पिक ऑफ द सीरीज। और अनिल जी, गुजारिश है, इंडस टावर खरीदारी की राय दी है। लोग क्या करते हैं अनिल, टावर खरीदने को बोलो तो वोडाफोन खरीद लेते हैं, तो इंडस टावर ही है मेरा पिक ऑफ द सीरीज। वोडाफोन से दूर रहना है। वोडाफोन का टावर खरीदना है, वोडाफोन नहीं। हाँ, बराबर है बंसल जी। बिल्कुल अनिल जी, वो एक अलग तरह का स्ट्रेस हो जाता है कि इंडस टावर चलेगा तो वोडाफोन भी चलेगा। 1 और 1 11 करने में हम लोग सब मास्टर हैं, इसीलिए वोडाफोन नहीं खरीदना है, इंडस टावर खरीदना है। बंसल जी की राय एकदम साफ स्पष्ट आपके लिए। आइए, ऐसी साफ स्पष्ट राय देने के लिए तैयार हैं
कुणाल जी भी। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, पहले तो एक जैकेट का राज मैं बता देता हूँ आपको। अनिल जी, ये जो बंसल जी आज सुबह जैकेट पहनकर आए हैं, तो दिल्ली में ऐसी कोई खास विशेष ठंड है नहीं अनिल जी। ओके। इसके पीछे मूल वजह ये है कि ये भाभी जी का आदेश रहा होगा, तो भाभी जी ने उपहार स्वरूप दिया होगा और बंसल जी ने धारण नहीं की होगी, तो अनिल जी मजबूरन पहन रहे हैं अनिल जी। चलिए, तो बढ़िया है। इनके चेहरे के भाव हैं वो बता रहे हैं अनिल जी क्या हाँ। मजबूरियां हैं। नहीं, मजबूरियाँ नहीं, खुशी दिख रही है, बहुत जरूरत से ज़्यादा खुशी दिख रही है, और कोई मतलब टू गुड टू बिलीव काइंड ऑफ खुशी। इसलिए बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो सही होना चाहिए। जी सर, बताएं अपनी पिक। अनिल जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है कोल इंडिया। मुझे लगता है अनिल जी, कोल इंडिया में जिस तरह का मूव कल देखने को मिला, एक बुलिश थ्रस्टिंग लाइन कैंडल बनी है, जो कि मुझे लगता है कि स्टॉक को 229 230 के लेवल्स तक ले जा सकती है। तो कोल इंडिया में खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस रख लें 212 रुपए पर, 212 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 221 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 225 रुपए का। तो 221 225 के लक्ष्य के लिए कोल इंडिया में खरीदारी कराएं। तो कोल इंडिया खरीदना है। ये जो लेवल से कुणाल जी, ये कैश मार्केट के समझे जाए। अनिल जी देखिए, ये लेवल्स फ्यूचर्स के हैं जो कल एक्सपायर हो चुका है, लेकिन कैश के लेवल्स भी ऑलमोस्ट सेम है। तो 212 का ही स्टॉप लॉस उचित रहेगा। अगर आप कैश में भी इसको देखें तो 212 का स्टॉप लॉस, 221 का पहला टारगेट, 225 का तो दूसरा। अगर आप मार्च फ्यूचर्स में ट्रेड करें तो फिर उस हिसाब से अपने स्टॉप लॉसेज और टारगेट्स को एडजस्ट कर लें। ये राय इंडस टावर और कोल इंडिया दोनों ही कैश के लेवल्स मानकर चलें। आइए, सचिन जी हमारे साथ तैयार हैं। सचिन जी, सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। इनफैक्ट अगर हम वीकली चार्ट्स पे देखें तो वहाँ पर एक क्लासिक फॉलिंग थ्री कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है, जो एक रेयर कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। एंड प्लस अगर हम इसके मोमेंटम एवरेजेस और इंडिकेटर्स देखें तो वहाँ पर भी एक बेयरिश क्रॉसओवर ही है। अपने 5 एंड 20 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे इसने एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश की है। प्लस इसके आरएसआई ने पहली बार 50 का लेवल तोड़ दिया है। सो जिस तरीके से ओवरऑल डेटा शेप अप हो रहा है, मुझे लग रहा है अगर पुल बैक मिल जाता है पिछले 5 दिनों की बिकवाली के बाद, तो मुझे लग रहा है वो पुल बैक यूटिलाइज करना चाहिए फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने के लिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है 174 के ऊपर जब तक क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती तब तक रिवर्सल्स की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। एंड ऑन द लोअर साइड लगभग 140 तक जगह यहाँ पर अवेलेबल है। सो बिकवाली करनी है उछाल पर अप टू 162। बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर में स्टॉप लॉस लगाना है 174 पे एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 140 का। ओके, तो 140 के टारगेट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में करें बिकवाली। सुमित जी, सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द सीरीज के तौर पे जो स्टॉक चार्ट्स पे अच्छा दिख रहा है वो है एलएनटी। एलएनटी में मार्केट की गिरावट के साथ ऊपरी लेवल से गिरावट देखने को मिला है, लेकिन ये 2150 के आसपास के जो भाव है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 2140 2150 ये लेवल्स अगर मिलते हैं नीचे में तो इनके अंदर खरीदारी करनी चाहिए। एलएनटी के अंदर नीचे में अच्छा खासा सपोर्ट है 2100 2120 के आसपास, तो 2100 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। और आने वाले दिनों में एलएनटी के अंदर वापस एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 2200 का इसका पहला टारगेट होगा। 2200 का लेवल निकलने के बाद 2225 से 2250 तक का मूव जल्दी ही ऊपर में एलएनटी में देखने को मिलेगा। तो एलएनटी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 2100 के स्टॉप लॉस से 2200-2225 के टारगेट्स के लिए। एलएनटी है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए इस सीरीज के लिए सुमित जी की तरफ से। आइए, पालविया साहब का भी किया जाए स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर ज्वाइन करने के लिए। बताएं आपका पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिक ऑफ द सीरीज जो रहेगी वो रहेगी क्यूमेंस इंडिया। ये स्टॉक में देखें तो एक करेक्शन के बाद ऑलमोस्ट 4-5 दिन का एक करेक्शन देखने के बाद स्टॉक में वापस बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से। और जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर है, हमें लगता है ये स्टॉक को बाय करना चाहिए और ये स्टॉक में पोजिशनली एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिखे। क्योंकि अगर हम इस स्टॉक को एनालाइज करें तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है और पूरे थ्रू आउट द सीरीज भी एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिखी है। हमें लगता है यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट की स्ट्रेटेजी रखेंगे। 1540 का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के टारगेट 1660 से 1680 तक के एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सीरीज में। ये है आपके लिए कुछ कॉल्स, कमेंट्स। एलएनटी दोनों अगर आप देखें कैपिटल गुड स्पेस के दिग्गज
यहाँ पर भरोसा है बैंक ऑफ बड़ौदा, कोल इंडिया और इंडस टावर जैसे काउंटर्स पर भी रखने नजर। तो ज़्यादातर दिग्गज काउंटर्स ही हैं पिक ऑफ द सीरीज़ के आपके फेवरेट्स निकल कर आ रहे हैं। आइए कुछ और स्टॉक्स पर भी बात की जाए और लेते हैं इस पर नजरिया। एक और दिग्गज जो एक्सिस बैंक, ये भी थोड़ा रेडार पर रहा है। 1 मार्च तक जो सिटी ग्रुप का इंडिया कंज्यूमर यूनिट, एसेंशियली जो उनकी क्रेडिट कार्ड बिजनेस की ये खरीदारी कर रहे हैं, उसकी डील पूरी होने की संभावना है। तो बड़ा क्रेडिट कार्ड कारोबार इनके प्रोसेस में अब जुड़ जाएगा 1 मार्च से, बस आने वाले 3-4 दिनों में ही। एक बार एक्सिस बैंक की चार्ट पर भी राय हो जाए कुणाल जी। कल तो वैसे रिकवरी के साथ डेज हाई पर बंद हुआ था, अब चार्ट्स क्या कहती हैं सर? देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीपांशु। कल हमने इसमें एक मोमेंटम बनते हुए देखा था और मुझे लगता है कि एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कल डेली चार्ट्स पर कायम हुआ है। तो एक पुल बैक बन सकता है। मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं। 860 रुपए पर अगला रेजिस्टेंस चार्ट पर नजर आता है। तो थोड़ा भी उछाल आएगा तो कुछ बिकवाली का दबाव देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 860 के ऊपर स्टॉक टिक जाता है तो जरूर इसमें टर्न अराउंड के संकेत आएंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। 860 तक का एक पुल बैक बिल्कुल मुमकिन दिखता है। तो ये है आपके लिए एक्सिस बैंक, जहां पर आपको एक पुल बैक का मौका दिख रहा है। खबर भी इनके लिए इंपॉर्टेंट आई है। एल्केम लैबोरेटरीज, सचिन जी जरा इसका एक बार चार्ट देखें। अच्छी खबर आई है, इंदौर की इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में यूएसएफडीए का इंस्पेक्शन हुआ। पिछले साल हुआ था, जहां पर एक आपत्ति जारी करी गई थी फॉर्म 483, उसके बाद री इंस्पेक्शन हुआ और वहां से फिर इन्हें ऑल क्लियर मिल गया है। चार्ट्स क्या कहती हैं? रिसेंटली थोड़ा फार्मा में एक्शन दिखा है, हालांकि एल्केम तो कल एकदम फ्लैट था। चार्ट्स क्या कहती हैं सर इसकी? दीपांशु, ये फरवरी सीरीज काफी शानदार रही है इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए। लगभग एक अच्छा बेस इसने रिकन्फर्म किया है 3000 के आसपास। एंड जिस तरीके से इसने क्लोजिंग दी है 3200 3300 इस पर्टिकुलर बैंड में, मुझे लग रहा है वो काफी कमेंडेबल है। एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है जो एक फ्रेश हाई टॉप हायर बॉटम या फिर एक फ्रेश बुलिश सीक्वेंस जो एस्टैब्लिश हुई है, मुझे लग रहा है वो कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। लगभग 3700 के आसपास के स्विंग्स यहाँ पर बन सकते हैं अगले कुछ महीनों में। सो जरूर अपने खरीदारी करने के रेडार पे ही ये स्टॉक रखना चाहिए। अगर डिक्लाइंस मिलते भी है तो डिक्लाइंस हेल्दी माने जाएंगे। एंड लगभग 3130 जब तक ब्रेक नहीं होता, आई थिंक तब तक ये बुलिश स्ट्रक्चर बरकरार रह सकता है। तो डेफिनेटली अपने बाइंग रेडार पे ये स्टॉक रखना चाहिए। अगर डिक्लाइंस मिलते हैं 3130 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनल लॉन्ग्स बिल्ड करने चाहिए। पहला टारगेट होगा अराउंड 3460 का एंड फाइनल टारगेट होगा अराउंड 3700 का। ओके, ये है आपके लिए एल्केम लैब पर राय आती हुई सचिन जी की तरफ से। तैयार है सिद्धार्थ जी भी? सुप्रभात सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका। बताएं सर अपनी पसंद का शेयर इस सीरीज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, सारे पैनलिस्ट को और हमारे सारे दर्शकों को। ये जो पिक ऑफ द सीरीज है वो अप जाने के लिए रेडी है। अप मतलब यूपीएल, डेफिनेटली यूपीएल पे खरीदारी की राय है पिक ऑफ द सीरीज के हिसाब से। नतीजे तो बहुत दमदार है। सबसे बड़ी चीज है गाइडेंस बहुत दमदार है ये मैनेजमेंट का। 5th लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल, 4th लार्जेस्ट सीड कंपनी, ये वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया की नहीं। तो यूपीएल पे खरीदारी की राय। तीसरे तिमाही के नतीजे दमदार रहे। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है FY23 के गाइडेंस मेंटेन करेंगे। कामकाजी मुनाफा 15 से 18% और 12 से 15% आए। यूपीएल पे काफी कॉन्फिडेंट हुई है पिक ऑफ द सीरीज के हिसाब से। टारगेट आपको सीरीज के लिए रखना है 800 रुपए का। लॉन्ग टर्म रख लिया तो टारगेट आ सकते हैं 940। 940 तो बड़े टारगेट्स हैं पोजिशनली। इस सीरीज के लिए 800 का टारगेट आपके लिए आना चाहिए। कल दोपहर को भी इस काउंटर की बात हो ही रही थी। थोड़ा मोमेंटम भी रिसेंटली इसने दिखाया है। आइए कुछ और नतीजे आए हैं जिस पर बात करनी है। एक केएसबी है, सुमित जी इसका चार्ट जरा देखें। अच्छे नतीजे आए हैं। 18% आय बढ़ी है, 36% कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन एक्सपेंशन है, मुनाफा 42% बढ़ा है, 15 रुपए का इन्होंने डिविडेंड भी दिया है। चार्ट्स क्या कहती हैं सर केएसबी? साइडवेज है स्टॉक। चार्ट्स के ऊपर लग रहा है कि ये स्टॉक अभी थोड़ा और साइडवेज ही चलेगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है वो 1800-1820 के पास है। यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर 1900 से 1940 तक का मूव देखने को मिलना चाहिए। ऊपर में स्टॉक का जो चैनल का रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 1950-60 के आसपास बना हुआ है। नीचे में जो सपोर्ट बना हुआ है वो 1780-1800 के पास बना हुआ है। इसी चैनल में ये घूमता हुआ लग रहा है स्टॉक। फिलहाल यहाँ से एक ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए और चैनल का अपर रेजिस्टेंस टेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ से 1940 तक का मूव ऊपर में देखने को मिल सकता है। 1940 के मूव आपको केएसबी में आते हुए दिखते हैं। नतीजों का रिएक्शन आएगा। बंसल जी, सैनोफी इंडिया, जरा इसका भी एक बार चार्ट देख लें सर। यहाँ पर भी नतीजे आए थे।
आय थोड़ी कमजोर है, 2.5% गिर कर आई है, बट ऑपरेशनली अच्छे नंबर से 31% कामकाजी मुनाफा बढ़ा है। मार्जिन 18.5 के ऑलमोस्ट 25% आ गए हैं। ओवरऑल मुनाफा भी 45% बढ़ा है सर। सैनोफी के चार्ट। दीपांशु, काफी बड़ी करेक्शन स्टॉक में देखने को मिली है। 9000 के स्तरों से स्टॉक गिरता हुआ 5400 तक आ चुका है। बस अब खास बात यही है दीपांशु, 5300 एक अहम सपोर्ट है। ये जून 2019 के लोज हैं, तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। एक बड़ा डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है, तो काफी लोग देख भी रहे होंगे लेने के लिए। तो दीपांशु, मुझे रिस्क वर्थ टेकिंग लगता है। 5300 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर एक बाइंग करनी चाहिए, और टेक्निकली देखें तो एक रिबाउंड जो है स्टॉक को 5930 6000 तक ले जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय सैनोफी पर। देखते हैं इस पर कैसा रिएक्शन आज आपको आते हुए दिखता है, नतीजों पर रिएक्ट करेगा। सचिन जी, एक बड़ा स्टॉक है हनीवेल ऑटोमेशन। ये एफएनओ से बाहर आ रहा है। जब एफएनओ में इंक्लूड हुआ था तब भी काफी सवाल उठे थे कि ये आया क्यों है एफएनओ में, बट अब एफएनओ से बाहर जाने की तैयारी में। एक बार जरा चार्ट देख लें सर इसके। दीपांशु, मुझे भी अभी पता चला है कि ये स्टॉक एफएनओ में था, कभी हमने इसे ट्रैक भी नहीं किया था। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, आई थिंक एक काफी बड़े रेंज में ये स्टॉक लॉक्ड इन रहा है। लगभग अराउंड 44-42,000 के आसपास इसे रेजिस्टेंस है, एंड नीचे 34,000 36,000 यहाँ पर कुछ सपोर्ट बेसिस है। तो इमीडिएट बेसिस पे भी जिस तरीके से इसने एक रिबाउंड दिया है पिछले 2 दिनों में, मुझे लग रहा है कुछ हाल थोड़ा सा ये एक्सटेंड हो भी सकता है। तो 38,000 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो रिटेन की जा सकती है। अगर लॉन्ग पोजीशन है तो रिटेन की जा सकती है। इस पर रखनी है नज़र। जोमेटो पर रखिए नज़र। सिद्धार्थ जी, अगर आपकी कोई राय हो जोमेटो पर, व्यू लेना है, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने 82 का टारगेट दिया है। 55 की कल की क्लोजिंग है। सिटी 76 का टारगेट दे रहा है, और ये कह रहा है कि आगे जाके एक जो नई इन्होंने प्रोसेस शुरू करी है होम कुक्ड मील्स डिलीवर करने के लिए। गुड़गांव में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करा है, बट आगे और इसे बढ़ा सकते हैं। ये एक अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। कोई राय रखते हैं सर इस पे? देखिए दीप, जो कैश बर्न बिजनेसेस है उस पे हम ज्यादा कोई राय नहीं रखते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि यहाँ पे अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूअस बेसिस पे आना बहुत मुश्किल दिख रहा है। यही प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस में हम लोग जोमेटो या कोई पेटीएम रेकमेंड नहीं करते हैं। हम मानते हैं ए फॉर एप्पल इंडिया पे रिकमेंडेशन है। मुनाफे दमदार, मैनेजमेंट दमदार और कमेंट्री दमदार, बिजनेस भी दमदार। तो हम मानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म बिजनेसेस में जोमेटो को अवॉइड करके अगर आप देखना चाहे तो एप्पल इंडिया बेहतर विकल्प है। ये है आपके लिए जोमेटो पर राय। होम कुक मील्स अगर ये शुरू करें तो बंसल जी इस पर देना चाहते हैं विशेष टिप्पणी। बंसल जी, क्या आप अपनी सेवाएं देंगे जोमेटो को? नहीं अनिल जी, मेरा अनिल जी सवाल है, 2 सवाल है अनिल जी। एक तो जोमेटो से रिलेटेड है, इसी होम कुक मील से रिलेटेड है, और एक अनिल जी पर्सनल है आपसे, अगर आप इजाजत देंगे तो वो भी पूछ लूंगा अनिल जी। पहले तो अनिल जी, ये जो होम कुक मील जोमेटो शुरू कर रहा है और इसे अनिल जी री रेटिंग की अपेक्षा कर रहे हैं, तो अगर आप ध्यान दें अनिल जी, कुछ साल पहले जितने ये 5 स्टार होटल हैं, 5 सितारा होटल्स अनिल जी, इन्होंने भी ये लौकी की सब्जी, घर की दाल वगैरह शुरू करी थी। और अनिल जी, मैंने खुद ने सर्वे करा था, ये अल्टीमेटली अब इसको ये मेन्यू में हाईलाइट भी नहीं करते हैं। और अगर आप चैनल चेक करेंगे तो 5 स्टार होटल का कहना ये है कि बाद में उन्होंने अनिल जी, उनका ही फीडबैक है कि आदमी 5 स्टार होटल में ना इसलिए नहीं आता है कि वो लौकी की सब्जी और घर की दाल खाए। तो इसी सेम चीज अनिल जी यही है। अब जोमेटो अगर होम कुक्ड मील शुरू करेगा तो जोमेटो से ऑर्डर कौन करेगा अनिल जी, इतना चार्ज देके होम कुक्ड मील खाने के लिए? तो इस पर अनिल जी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और इस पर अनिल जी आपकी टिप्पणी चाहता हूँ अनिल जी मैं। देखो, 2 चीज़ है इसमें बंसल जी। एक वो लोग हैं जो 5 स्टार में एक एक्सपीरियंस लेने जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, छोटी उनकी संख्या कम है लेकिन है, जो काफ़ी ट्रैवल करते हैं 5 स्टार में। ये उनको शायद होम फूड की वो क्रेविंग होती है, कमी नज़र आती है, तो उनके लिए शायद शुरू किया हुआ। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक ये जोमेटो वाला सवाल है, तो बहुत सारे आजकल के युवा ऐसे हैं जो पति पत्नी दोनों कामकाज करते हैं, रोज बार का खाना पड़ता है, तो उनको हो सकता है ये अट्रैक्ट करे। बिल्कुल। हालांकि उनकी संख्या कम होगी, लेकिन एक वेराइटी है कि अगर आपके उस तरह के कस्टमर भी हैं तो बड़े बिजनेस के बजाय इसको एक मेन्यू में एक और चीज के तौर पर बेसिकली वो बहुत हाइपर लोकल बिजनेस होता है। टिफिन सर्विसेज काइंड ऑफ को आप इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं। जी कुणाल जी की विशेष टिप्पणी। जी कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, बंसल जी की टीस समझिए। अनिल जी, बंसल जी का ये कहना है कि ये होम कुक मील तो वो बरसों से बनाते आए हैं, लेकिन उनकी रेटिंग नहीं हो पाई। अनिल जी, जोमेटो की हो रही है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ जोमेटो पे बंसल जी भी सेवाएं दे सकते हैं और बोले मैं होम कुक मील्स बनाता हूँ, किसी को ऑर्डर करा। अच्छा बंसल जी, पर्सनल सवाल इससे अलग हटके भी कोई है? जी अनिल जी देखिए, सुबह से है और इनफैक्ट मैं तो अनिल जी पहले सुबह ट्वीट भी करने लगा था। आप जानते हैं अनिल जी, पेपर न्यूज़पेपर में सारे अच्छे से पढ़ता हूँ, बिजनेस नॉन बिजनेस। तो अनिल जी आज वो दूसरे पेपर में ना एक फोटो देखी मैंने कि रणबीर टू प्ले सौरभ गांगुली पे कोई पिक्चर बन रही होगी तो शायद रणबीर कपूर काम करेंगे। तो अनिल जी एकदम से मेरे मस्तिष्क में ख्याल आया कि कल को अनिल सिंह भी पे पिक्चर बनेगी तो कौन, मतलब कि अनिल सिंह का किरदार निभाएंगे। अनिल जी सुबह से मैं वही सोच रहा हूँ। स्वयं मतलब तो एक ही नाम अनिल जी ध्यान आ रहा है, मतलब कि बॉलीवुड में बनेगी तो कुणाल जी करेंगे अनिल जी। तो अनिल जी सुबह से अनिल जी सीरियसली मैं एक बार ट्विटर पे भी डालने लगा था, फिर मैंने कहा ट्विटर पे डालूंगा तो लोग बिना मतलब मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि भैया मक्खन लगा रहे हैं अनिल जी। लेकिन सुबह से ओरिजिनल अनिल जी थॉट आया है दिमाग में और आज ही अनिल जी आया है वो। अरे आप समझ गया बंसल जी, समझ गए। जी जी, आप किसको देखना चाहेंगे अनिल जी आपका किरदार निभाते हुए? एक मिनट कुछ मैं तो बताता हूँ जवाब, उससे पहले सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाहते हैं। जी सिद्धार्थ जी। जी बंसल जी को ये कहूंगा, सौरभ गांगुली तो रिटायर हो चुके हैं, हमारे अनिल जी रिटायर नहीं, लगातार खेलेंगे। मैं तो मेरा किरदार खुद ही निभाऊंगा भाई। मैं जरूरत होगी 10 साल बाद 15 साल बाद रहने की तो मैं जवान दिखने की कोशिश करूंगा, लेकिन दूसरों को नहीं दूंगा। आजकल बहुत लोग को मेरी कुर्सी पे नजर है, एक्टिंग करने दी पता चला परमानेंट बन गए। इसलिए ऐसा चांस लेने का इस चक्कर में तो हम लोग छुट्टी नहीं लेते हैं, दीप और हम दोनों आपस में हम लगातार रोज शो करते हैं, पता नहीं कोई परमानेंटली बैठ जाए आके। बंसल जी हमारी बहुत खतरे हैं, ऐसा आसान आपको लगता है हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है, ऐसा है नहीं। बड़ा कितनी रिस्क लेके बैठे हैं।